नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस स्टूडियो में हमारे साथ हैं हमारे जिले के एक होनहार बेटा केशव मिश्रा, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग मुकाम बनाया है और अपनी कृति से एक नई पहचान बनाई है। जी हाँ, हम बता दें इनके बारे में कि जीजी कॉलेज से चलकर BHU तक का इनका सफर रहा और एक सफल छात्र के रूप में आज इन्हें हर कोई जान रहा है। तो आइए इनसे मिलते हैं और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। सर्वप्रथम केशव जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, और धन्यवाद केवी स्टूडियो टीम का, और धन्यवाद डॉक्टर रोशन सर का, इन्होंने बेगूसराय के युवा चेहरे या जो भी चेहरे हो सबको अपनी आवाज़ से मुखरता से करने का पेश दिया। इसके लिए पूरी केवी स्टूडियो टीम और डॉक्टर रोशन सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत वेलकम। हम चाहेंगे केशव जी, जो दर्शक आपको यहाँ से देख पा रहे हैं जी, उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम केशव मिश्रा है और मैं बलिया मंडल के छोटे से गांव सेरनचक से हूँ, जहाँ बहुत लोग LLB हैं। तो एक्चुअली मैंने अपनी पढ़ाई बलिया हाई स्कूल से की है, फिर GD कॉलेज का सफ़र हुआ, फिर वहाँ से BHU तक गए। यही हम चाहेंगे कि अपने परिवार के बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल। मेरे पिताजी इकलौते भाई हैं और वो पुरोहिताई करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, और जिनसे हम लोग का भरण पोषण होता है। और हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे पिताजी एक एक कण और एक एक क्षण सब बच्चों में लगा दिया करते हैं, और आज मुझे देख ही रहे हैं आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल सही। और मैं चाहूँगा कि GD कॉलेज से BHU तक के सफ़र के बारे में, जो स्टूडेंट खास करके यहाँ से आपको देख रहे होंगे, हर कोई चाहता है कि BHU में हमारा नामांकन हो, चूँकि BHU अपने आप में एक प्रतिष्ठा है, हमारे देश की एक शान है। पंडित मदन मोहन मालवीय का वो देन आज हम सभी भारतवासी उनके ऋणी हैं, उन्हें नमन करते हैं। तो GD कॉलेज से लेकर BHU तक का जो सफ़र रहा, आप हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल गौरव जी, हम आपको बताते हैं कि जब GD कॉलेज में एडमिशन हुआ था तब एक व्यक्ति मुझे पहचान नहीं रहा था, और स्वाभाविक है जब अननोन आदमी है तो कौन किसको पहचान पाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 किया, तो बहुत सारे लोगों से हर एक एक्टिविटी में मैंने भाग लिया, चाहे वो यूथ फेस्टिवल हो, कोई संवाद प्रतियोगिता हो, वाद विवाद हो, आशु भाषण हो, बिल्कुल शुद्ध इंग्लिश, शुद्ध हिंदी लेखन, अंग्रेजी लेखन, मैंने सब में पार्टिसिपेट किया। और एक बार तो ऐसा हुआ कि 5-5 प्राइज एक साथ घर लेके चले आए। बिल्कुल। तो बहुत लोगों ने समझा कि नहीं, चूँकि एक समय होता है ना कि लोग समझते हैं कि आजकल की जो स्थिति है कॉलेज में, समझते हैं कि बस कॉलेज लोग ऐसे जाते हैं आते हैं। बट एक मिसाल मैंने पेश किया वहाँ पर कि नहीं, बच्चे पढ़ते भी हैं, अगर डिसिप्लिन के साथ रहा जाए, अनुशासन के साथ रहा है, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हमने वहाँ पर किया, और उसके बाद जब इस करने के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद एक इच्छा हुई कि PG कर लें। मैंने PG में एडमिशन भी लिया। उसके बाद हमारे गुरुजी अंजनी सर, कमलेश सर अफरोज मैम, विपिन सर, इन सब ने बोला कि तुम्हारे लिए बेटा कुछ आगे जाने का बेहतर मौका है कि आगे देखा करो। स्वाभाविक जब आगे जाने की बात हो, दिमाग में सबसे पहले महामना का सपना आता है। जी। महामना की बगिया का सपना आता है, वहाँ कौन नहीं जाना चाहता। टफ एग्ज़ाम हैं। मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म आया, फॉर्म भर दिया मैंने। तैयारी क्या किया जाए, पीछे आप देखिए, जब हम तैयारी कर रहे थे, एक ना यूट्यूब पर कोई चैनल तैयारी करने वाला और ना ही कहीं कोई मैटर मिल रहा था। तो लोग बोल क्या रहे थे, बस प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा कीजिए। आई नो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, इतना सफिशिएंट नहीं होता है। बट फिर भी हम पढ़े, और सबसे बड़े आश्चर्य की मैं बताऊं आपको कि हमारे एक विपिन सर हैं जो कि MA थर्ड सेमेस्टर की क्लास ले रहे थे। उस क्लास के दौरान 5 मिनट मुझे बैठा के अलंकार, रस, छंद ये सब पढ़ा दिया करते थे। आज वो सब काम आया, और मैं टॉप 10 में, ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 में मैं BHU में अपना स्थान हासिल किया। यही मेरा सफ़र है सर यहाँ से। अच्छा, मैं चाहूँगा कि जो स्टूडेंट आपको यहाँ से देख पा रहे, चूँकि आप BHU के सफल छात्र रहे हैं जी, वहाँ से शिक्षक प्रशिक्षण पाया है आपने जी, तो मैं चाहूँगा कि जो छात्र चाहते होंगे कि कहीं ना कहीं ख्वाहिश तो सबकी रहती है कि हमारा नामांकन BHU में हो, बिल्कुल, तो BHU का एंट्रेंस कैसे सफल हो और कैसे वो उस पर प्रवेश पाएँ? जी गौरव जी, एक्चुअली वहाँ प्रवेश पाना टफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है टफ नहीं है। एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए बच्चों का जो पहला पर्पस होना चाहिए, खुद में आत्मविश्वास होना चाहिए जी, कि हम इस काम को कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर ऐसा लगे कि आप इस काम को कर सकते हैं, तो आप इस काम को डेफिनेटली कर लेंगे। इसके लिए हम लोग जैसे कि
लोग बोलते हैं ना कि अरे बीए में तो कम मार्क्स लाया था फिर भी बीएचयू में हो गया, एमए में कम मार्क्स लाए फिर बीएचयू में हो गया, बीएड में क्यों नहीं होता है? सीटें कम है। आप वहाँ से कोई भी टेक्निकल डिग्री लेंगे तो सीटें कम ही होती है, आपको फाइट करना पड़ता है उसमें। तो उसमें जैसे कोई विषय होते हैं, जैसे कि मैंने लैंग्वेजेस किया तो उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। मैं गौरव जी बता दूं आपको कि बीएचयू ही एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो संस्कृत और संस्कृति दोनों को बचाए हुए हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि संस्कृति और संस्कृत दोनों को बचाए हुए हैं, आज आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आज संस्कृत के साथ जो भेद हो रहा है, या कहें कि संस्कृत को जो हम छोड़ते जा रहे हैं, इसका क्या कारण है? एक्चुअली संस्कृत को छोड़ते तो नहीं जा रहे हैं हम लोग, लेकिन लोग संस्कृत मैंने इसलिए कहा छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि संस्कृत भाषा की जननी होती थी जी, लेकिन आज संस्कृत सिर्फ पंडित जी की भाषा रह गई जी, यानी ब्राह्मणों की भाषा रह गई है। एक्चुअली गौरव जी सब कुछ तो लोगों ने ही बनाया है ना। पहले बनाते हैं कि ये कहाँ, ये वैश्य, ये शूद्र, ये सब लोग बना दिए हैं। तो संस्कृत पंडितों की भाषा है, चूँकि पहले वेद भी पंडित जी पढ़ा करते थे, तो अब तो सब लोग अमूल लोग पढ़ते ही हैं। और एक्चुअली संस्कृत को एक दायरे तक इसलिए सीमित किया गया है कि एक टफ भाषा तो है ही पढ़ने के लिए, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। लोग चाहते हैं संस्कृत पढ़ के स्कोप क्या होगा आगे, बिल्कुल टीचर बन पाएंगे, प्रोफेसर बन पाएंगे, इंजीनियर तो बनेंगे नहीं। तो ये सब समस्या होती है, इसलिए संस्कृत को थोड़ा लोग कहते हैं कि पंडितों की भाषा है, पूजा पाठ कराते हैं। जुड़ते नहीं, संस्कृत से जुड़ते नहीं है। बिल्कुल संस्कृत से जुड़ते रहते, संस्कृत से जुड़ेंगे तभी हमारी संस्कृति बच सकेगी। जी बिल्कुल जी, अगर संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत हमारे लिए बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में। तो हम चाहेंगे कि इसके साथ साथ कैसी तैयारी करना चाहिए छात्र को? जी बिल्कुल, बीएड जैसे विषयों में 22 मार्क्स का रहता है, 22 का हिंदी, 22 का इंग्लिश, 22 संस्कृत, और कोई टफ नहीं रहता है। अगर आप क्लास 6, 7, 8, 9, 10 जब हम लोग सुगम संस्कृत व्याकरण पढ़ा करते थे ना, अगर वो बुक भी पढ़ लिया जाए, और हिंदी में संधि, समास, अलंकार, ये सब, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो भी हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग यूनिसेफ की बात करते हैं, यूएनओ की बात करते हैं, एनसीईआरटी की बात करते हैं, एनसीटीई की बात करते हैं, आरसीआई की बात करते हैं, अगर इन सबको बारीकी से ध्यान से पढ़ा जाए तो फिर करंट अफेयर्स भी, बिल्कुल करंट अफेयर्स तो जानना बहुत जरूरी है हर एक एग्जाम के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो सलाह दिया। निश्चित रूप से हमारे जो छात्र इसमें नामांकन करना चाहते होंगे उन्हें जरूर फायदा मिलेगा। हम और सर एक मिनट आगे, मतलब जनवरी के लास्ट या फरवरी के पहले वीक में फिर से आ रहा है वैकेंसी, फिर लोग भरें, और हमारा अगर उनसे मोटिवेशन पहुंचता हो तो वो लोग तैयारी करें इतने बेहतर ढंग से, आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से फॉर्म आगामी जैसा कि आपने केशव जी ने बताया कि सामने फॉर्म फिलअप होगा, आप फॉर्म भरें और मेहनत करें। हम चाहेंगे कि वहाँ का कैसा माहौल था, क्योंकि बीएचयू नाम सुन के अपने आप में एक अलग सी फीलिंग होती है, तो वहाँ के माहौल के बारे में, चूँकि बेगूसराय का शिक्षा का माहौल बिल्कुल और वहाँ के शिक्षा के माहौल में क्या फ़र्क देखते हैं आप? सर बात जहाँ तक शिक्षा की है तो शिक्षा के मामले में कोई फ़र्क नहीं होता है, फ़र्क होता है इन्वायरमेंट्स के मामले में, शिक्षक के मामले में ऐसे फ़र्क होता है। डिग्रियाँ तो सबने पीएचडी की लड़के जो शिक्षक होते हैं, यहाँ भी पीएचडी वहाँ भी पीएचडी, पढ़ाने का एक तरीका होता है। और सबसे बड़ा टीचर कितना भी जान ले, वो भले देखता है बच्चे में रेडनेस टू लर्न है या नहीं, उसमें तत्परता है कि नहीं। थॉर्नडाइक का भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, रेडनेस टू लर्न है उन लोगों का कि नहीं, तत्परता का सिद्धांत। जी, तत्परता का सिद्धांत है, बच्चे में तत्परता होना चाहिए, ठीक, उसका अभ्यास करना चाहिए, फिर प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये तीनों नियम उसने बताया था, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, और यही रियलिटी भी है। तो जहाँ तक बात बीएचयू की करें तो बीएचयू एक नाम से ही लगता है कि बहुत बड़ा से, और है ही नाम से क्या, और ऑलरेडी है ही। वहाँ का ये होता था सर कि प्रोफेसर विभिन्न जगहों से आते थे, और कभी ऐसा थोड़ी होता था, वहाँ के लोग को ये जरूरी नहीं था कि पैसा मिलेगा तो हम कुछ करेंगे, पैसे वाली बात नहीं होती थी। सबसे बड़ा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात होती थी कि वहाँ के जो, चूँकि सबसे, मैं एक बात पता नहीं भूल गया आपको कि बीएचयू में पैसा तो कुछ लगता ही नहीं। जी जी, 5,000 रुपया दे के आप वहाँ सेलेक्ट हुई, ठीक है, और जब आप लौटने लगिएगा तो फिर 5,000 आपको वापस दे दिया जाता है, आप घर लौट जाइए। जी जी। इसलिए वहाँ के प्रोफेसर जो हैं, कोई भी तरीका जो है बस वही रेडनेस टू लर्न, जो हमारा तत्परता का नियम होता है, उसी से पढ़ाते हैं ताकि बच्चे लर्न कर सके इस बात को, और यहाँ के टीचर उसको प्रिपेयर करते हैं बच्चों को यहाँ। लेकिन ये बात है कि जीडी कॉलेज और बीएचयू में सबसे एक अंतर है कि यहाँ के टीचर प्रिपेयर करते हैं वहाँ जाने के लिए, ये बहुत चीज़ मैंने देखा गया है। और वहाँ जाना है तो यहाँ के टीचर्स तो मोटिवेट करेंगे ही, यहाँ के टीचर मोटिवेटर हैं, वहाँ पहुँचो बेटा वहाँ तो, चूँकि अगर सब कुछ यहीं मिल गया होता तो फिर बीएचयू, जेएनयू, डीयू किस पर्पज़ के लिए है? बिल्कुल बिल्कुल। छात्रों के संदर्भ में क्या कहेंगे, वहाँ के जो छात्र अध्ययनरत छात्र हैं, और यहाँ भी आपने पढ़ा है, स्नातक यहाँ से किया है, तो छात्रों के बारे में बताएं। गौरव जी, जहाँ आप मेहनत करते हैं ना, वहाँ लगन हो ही जाता है। यहाँ होता क्या है कि लोग इजीली फॉर्म डाल देते हैं जीडी कॉलेज से भी जगहों में, मतलब कि मैंने दे दिया, रैंक आ गया, 71%, 72% हो गया, एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ जाने के लिए आप तैयारी करते हैं, और जिस काम के तैयारी करेंगे ना उसमें भी पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तैयारी करके कोई एंट्रेंस क्वालिफाई करके वहाँ पहुँचते हैं, लगता है नहीं हम इतना मेहनत करके वहाँ पहुँचे, तो पढ़ने पड़ेगा, नहीं पढ़ेंगे तो करेंगे क्या। इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत लगनशील हैं, और
कभी आप वहाँ पहुँचिए तो BHU तो सच में एक ऐसा जगह है कि अगर BHU के अंदर पहुँचते हैं तो वापस लौटने की भी इच्छा नहीं करती है। वहाँ का जो प्रेम है, ठीक, महामना के बगिया में जो स्वाद है, जो वहाँ के स्टूडेंट सीखते हैं वहाँ से, बड़ा आनंद था। वहाँ CL सेंटर लाइब्रेरी है जिसमें कि बहुत बड़े बड़े फिल्म भी बन चुके हैं। आप सुपर 30 का आनंद देखे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने वहाँ फिल्म की थोड़ी शूटिंग हुई थी रात को 11 बजे, ठीक, मैं भी वहाँ प्रेजेंट था उस समय। तो ये सब है सर। अच्छा, आपको मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में आपके दोस्त बुलाते हैं। जी बिल्कुल। इसका क्या राज है? ये तो दोस्त ही बता पाएंगे, लेकिन मुझे यहाँ तक पता है कि मोटिवेशनल स्पीकर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, समय बहुत बदल गया है। 90% लोग डिप्रेशन में रहते हैं। जब पूछो क्या हो रहा है, अरे यार बहुत सफोकेशन है, डिप्रेशन है, बहुत परेशान है, मतलब अजीबोगरीब बात। तो उस समय अगर हमारे पास परेशानी भी होती है तो छिपाना पड़ता है। छिपा के उसको बताते हैं ज़िंदगी में क्या रखा है यार, कुछ रखा तो नहीं है लाइफ में। तुम यहाँ आए हो, आप ही आए हैं, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, हम इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, और एक जगह मिले, ये हमारी मित्रता तो बहुत दूर तक चली जाएगी ना, समझे। तो यही बात है कि लोगों को हम समझाते हैं कि प्रेरणा लो, तुम रामायण से प्रेरणा लो, गीता से प्रेरणा, महाभारत से। ये सब क्यों, किस पर्पज़ के लिए? जोड़ने के पर्पज़ से तो है। आदमी डिप्रेस का पता जब टूट जाता है तो आप रामायण सीखिए ना कि भगवान रामायण सिर्फ जोड़ने के लिए सिर्फ आए थे। यहाँ से मतलब समझे भारत से लंका को जोड़ दिया, अब क्या चाहिए? तो जब वो जोड़ने का काम करे तो हम बस मोटिवेशनल इसलिए लोग कहते हैं मुझे, क्योंकि कभी भी लोग डिप्रेस होते हैं हमारे कोई साथी, तो जहाँ हद तक हो सकता है मैं उनको जाके समझाता हूँ ज़िंदगी जीने का क्या उद्देश्य है, ये समझाता हूँ। और हमेशा खुशहाल रहो, ये समझाता हूँ। ज़िंदगी में डिप्रेशन से कुछ नहीं होता है, खुश रहोगे डिप्रेशन ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे ये लेना चाहूँगा, बिल्कुल। क्योंकि आप BHU के छात्र रहे हैं, GD कॉलेज के भी छात्र रहे हैं जी। आपको नहीं लगता कि BHU की तरह ही हमारे यहाँ भी हमारे राष्ट्रीय कवि, हम सबों की धरोहर राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर भी एक बड़ा सा विश्वविद्यालय हो? सच बड़ी बात यह है ना गौरव जी कि जब हम BHU गए थे तो बहुत प्राउड फील तब होता है जब कोई कहे ना कि आप इंटरव्यू दीजिए अपना, मतलब इंट्रोडक्शन, तो वहाँ मुझे तो कोई जानता नहीं था ना आपको ही कोई जानता है। हाँ। वहाँ जब ये बोलते थे कि मैं राष्ट्रकवि दिनकर की धरती बेगूसराय से केशव मिश्रा, बड़ी तालियां बजती थी, बहुत तालियां बजती। अपने आप पे गर्व फील होता, अपने आप पे गर्व फील आता था। मेरा खुद का पहचान नहीं है, मेरा जो पहचान राष्ट्रकवि दिनकर से है और उनके बाद राष्ट्रकवि कोई ना बना है ना बनेगा। जी जी, इसलिए वहाँ प्राउड फील होता था सर। और मैं दिनकर दीजिए, पूरा कीजिए इसको। हाँ, दिनकर ऑटोमेटिक एक राष्ट्रकवि हमारे हैं। और दिनकर आप जो बात की है, दिनकर यहाँ पे कि एक इंस्टीट्यूशन मतलब विश्वविद्यालय दिनकर के नाम का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जो हमारे सामाजिक धरोहर है हमारे दिनकर, उनके नाम से तो एक होना ही चाहिए। लेकिन बहुत लोग ये भी होता है कि आप कमिश्नरी में एक ही यूनिवर्सिटी हो सकता है, केंद्रीय विश्वविद्यालय तो हो ही सकता है। हाँ बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि BHU और यहाँ जगहों में दिनकर की जब आप बहुत बोले तो एक बात मैं आपको दिनकर की कविता सुनाता हूँ, अगर आप बोलें तो। नहीं बिल्कुल। उन्होंने कृष्ण की चेतावनी में कहा था, बहुत अच्छा लगता है कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सा धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है, मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो। आधा मीन्स दो न्याय, और हमारा न्याय ये कहता है दिनकर के शब्दों में कि हमारे यहाँ दिनकर विश्वविद्यालय बनना चाहिए। बिल्कुल, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साधे साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बड़ा अवसाद मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो लो अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जैया की मरण होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे, टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वाहनी प्रखर, फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं वैसा होगा। बिल्कुल, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय अमरण होगा। मैं तमाम सुनने वालों से कह देता हूं, दिनकर विश्वविद्यालय हमारा अधिकार है और यह अधिकार संपूर्ण जिले का है, हम सब का, और यह अधिकार हमें मिलना ही चाहिए। बहुत बढ़िया गौरव जी, बहुत सुंदर दिनकर की पंक्ति के साथ धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि जो युवा आप यहाँ से देख पा रहे हैं जी,
उन युवाओं को एक सफल यूथ के रूप में, एक रोल मॉडल के रूप में आप संदेश दें? सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल के युवा हैं, 12th पास करने के बाद सबको नौकरी की चिंता पड़ी रहती है, होना भी चाहिए। जो 12th करते हो आप 16 साल के हो जाए, 2 साल और बचता है, 18 साल के हो जाते हैं, फिर मैच्योरिटी आप में आ जाती है ना, नेचर भी आ जाता है, नर्चर दोनों आ जाता है आप में। तो एक्चुअली उस टाइम पर बच्चे आजकल जो भी फॉर्म आता है सब भर देते हैं। इनको ये समझना चाहिए, अगर हम एसएससी भरते हैं ना, या रेलवे भरते हैं, या बैंकिंग भरते हैं, तीनों का पैटर्न अलग अलग है। आप जीके उठा कर तो एसएससी का जीके अलग होता है, रेलवे का अलग होता है, उसका अलग होता है। तो इस कंडीशन में हम ये कहेंगे कि आप अपना एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर रखिए। अगर हम टीचर बनना है, हम टीचर के क्षेत्र में जाएंगे, तो हमारी तैयारी टीचर के बेसिस पे होनी चाहिए। और जो भी टेट है, सी टेट, एच टेट, यूपी टेट, यूके टेट, एनी टेट, ठीक है, तो उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। और अगर आपने ज़िंदगी में एक एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो मेरा भरोसा मानिए, उसके बाद से सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होते रहेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जी, हम चाहेंगे कि साहित्य से काफ़ी जुड़ाव रहा है आपका, बिल्कुल। इसके बारे में दर्शकों से साहित्य जुड़ा इसलिए रहा, साइंस में इंटरेस्ट नहीं था। मेनली ये है कि साइंस कभी इंटरेस्ट था नहीं सर, समझे। और साहित्य में जुड़ा इसलिए गया, साहित्य की जो बातें होती थी, पुराना जमाने का गाना सुना करते थे, बड़ा आनंद आता था। और समझ में तब अब आ रहा है, गाना उसमें सुनते थे, समझ में अब आ रहा है कि उस गाने का मतलब क्या था। तो साहित्य जो होता है वो एक आनंदित भाषा होती है, ठीक है। आप अल्फा थीटा बीटा करके वो आनंद नहीं पा पाएंगे। लेकिन अगर जॉन किट्स का आप पढ़ते हैं, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, बड़ा आनंद आता है सर। अगर कभी लाइफ में हताश होते हैं तो फिर आपको साहित्य काम आता है। इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, बिल्कुल बिल्कुल, ये काम आते हैं। और जीवन के रस, जीवन का अगर रस है तो वो साहित्य है। बिल्कुल सर, यह जीवन क्या है, निर्जर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा मनमानी। जी, बहुत सुंदर। जीवन में अगर रस चाहते हैं तो साहित्य ही आपको आनंद देता है। हम चाहिए अपनी उपलब्धियां हमारे दर्शकों से साझा करें। बिल्कुल। उपलब्धियां तो क्लास 5 में जब थे उस समय से ही उपलब्धि हो रही है। एक प्रयागराज से कोई आ रहे थे, बोले अनुमंडल लेवल पर क्विज कंपटीशन करा रहे हैं। मैंने पार्टिसिपेट किया और मुझे नहीं पता था कि उसमें कुछ उम्मीद भी है कि आई कैन डू समथिंग बेटर। बट हमने उसमें क्विज किया, फर्स्ट रैंक आ गया मेरा, बहुत खुशी हुई। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि एक खुशी का सेलिब्रेशन किया जाए। ऐसा होता है लोग कि बस 10th को पास करते हैं, 12th पास करते हैं तो घर में बड़का पूजा देते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि मेरा बेटा 10वां पास गया, 12वां पास गया। ऐसा नहीं होता। हम मानते हैं टेस्ट में, मामूली सा टेस्ट जो हमारा होता है, अगर उसमें भी कोई फर्स्ट कर जाए, एक पेन जरूर गिफ्ट कर दीजिए उसको, फिर उसका मोटिवेशन देखिए। तो उसमें मुझे मिल गया, तो उसमें मतलब होता था। और हमारे पिताजी में एक टैलेंट है कि घर में छोटा सा भी फंक्शन हो जाए, फंक्शन इसलिए नहीं होता, फंक्शन मेरे घर में तब होता है जब बेटा फर्स्ट करे, बेटा कुछ बेस्ट करे, घर में पूजा दो, ठीक है। तो सबसे बड़ी, उसके बाद हम क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10वां में टॉप किए, 11th में भी अपने मतलब स्कूल में टॉप किए, तो 12th में भी टॉप किए। ग्रेजुएशन आने के बाद जीडी कॉलेज से जगहों पर मैंने एनएसएस ज्वाइन किया, बहुत सारे सर्टिफिकेट भी मैंने पाया। और वाद विवाद, आशु भाषण, शुद्ध हिंदी लेखन, अंग्रेजी लेखन, इसमें तो समझिए कि कम से कम 25 से 30 सर्टिफिकेट यहाँ से मिला। उसके बाद जब मैं बीएचयू गया, तो यहाँ मैंने 3 साल में 30 सर्टिफिकेट लिया, और बीएचयू में 2 साल में मैंने 30 सर्टिफिकेट ले लिया। वहाँ पर स्पंदन जो कि युवा महोत्सव है और अपने फैकल्टी लेवल पर होता है या बीएचयू लेवल पर होता है, तो सामने 8,000 10,000 लोगों के बीच जब मैं अपने मतलब वहाँ से मैंने स्पंदन, आज जो आप एंकरिंग कर रहे हैं, मैं वहाँ से स्पंदन लेवल एंकर अवार्ड जीत के आ चुका हूँ सर। यही मेरी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से। बिल्कुल। कि आज आपने जीडी कॉलेज से चलकर बीएच तक में हमारे जिले का कीर्तिमान स्थापित किया है, और मैं चाहूँगा आगे भी आप यूं ही बढ़ते रहे और हमारे जिले का नाम रोशन करते हैं। हमारे संपूर्ण टीम की ओर से आपको उज्जवल भविष्य की बहुत बिल्कुल, आप लोग को धन्यवाद सर। हम चाहेंगे, आज जगह पर इतना सुंदर नाम आपने कमाया है, तो आप इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो बहुत लोगों को दिया जा सकता है, और हमारे बड़े प्रेरणा स्रोत आप भी हैं। इसलिए देखिए, मेरे अगर कोई रोल मॉडल हैं तो वो मेरे पिताजी हैं। जी जी। क्योंकि मुझे ये लगता है कि माँ अगर 9 महीना बच्चे को रखती है पेट में, तो एक पिता भी होते हैं जो 9 महीना बच्चे को दिमाग में पालते रहते हैं, और पूरी जिंदगी, वो पूरे ज़िंदगी पालते रहते हैं। और पिताजी कुछ भी बोलें लाइफ में, एक बार जानते हैं, जब हमारे पिताजी बोलते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो सकता है, तो हम समझ जाते हैं कि हमसे ही होगा। वो इंडिकेट कर रहा है कि वो इंडिकेट कर, जैसे कभी देखते होंगे ना, कोई बच्चा जब दौड़ गया है, उधर खेल रहा है, गिर गया उसको, ठीक है, तो क्या बोलते हैं पेरेंट्स, बोलते हैं और जाओ खेलने के लिए, और जाओ खेलने के लिए। क्या है वो पॉजिटिव वे में उसको मतलब वो बता रहे हैं कि अब मत जाओ खेलने के लिए, बच्चा समझ जाता है। और इससे दूसरे वालों को भी सीख मिल जाती है कि हम ही गलती करेंगे तो हमको ही मार लग जाएगा। इसलिए हमारे सबसे बड़े रोल मॉडल हमारे पिताजी हैं। हमेशा जब भी हुआ एक कन एक छन छन जुटाकर हम लोगों के बीच लगाए, और कहीं भी रहे
पापा ये काम चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो हमेशा उसको मोटिवेट करते रहे। और सब छोटी से छोटी चीज़ों को भी उसने फेस्टिवल बनाया, छोटी छोटी खुशी को फेस्टिवल बनाया। इसलिए उनसे बड़ा रोल मॉडल लाइफ में कोई नहीं हो सकता है। मैं फॉर माई बेस्ट पर्सन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज आप यहाँ आए, अपने सुंदर विचार हम सबसे साझा किया। इस केवी स्टूडियो के बारे में आप क्या कहेंगे? सर, सबसे बड़ी बात तो हम पहले शुरुआत में बोले थे और अभी भी बोल रहे हैं कि ये डॉक्टर रोशन सर का जो दिमागी उपज है ना, गजब का लेकिन है। मतलब समझिए कि सामाजिक सरोकार, सबसे बड़ा बात तो आपके जैसे एंकर को खोज लिए वो सामाजिक सरोकार। तो देखिए ये है कि एक कोई भी स्टेज रहे, इतने हुनर हम लोग के पास है बेगूसराय में, ऐसा ऐसा हुनर है, ऐसा ऐसा व्यक्तित्व है, पता भी चलता था, कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन इन्होंने सबको एक केवी स्टूडियो में ला कर रख दिया। अभी आप एकदम खुलिए, स्टार्स ऑफ बेगूसराय खुलिए, एकदम लंबा लिस्ट लगी रहती है, ठीक है। आप डॉक्टर रोशन कुमार पेज खुलिए, लंबी लिस्ट लगी रहती है, खोल रहे हैं, अंत हो ही नहीं रहा है। मतलब 350 ज़्यादा एपिसोड हो चुके हैं इस मामले में। तो ये धन्यवाद है कि डॉक्टर रोशन कुमार सर का कि उन्होंने एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है अपना विचार रखने का। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि कहीं बाहर में देखते होंगे कि लोग बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े नेता होते हैं, बड़े लंबा लंबा स्पीच देते हैं, और जब केवी स्टूडियो आते हैं ना तो उनका पैर शिवरिंग करने लगता है, बोलने में उनके लगता है कि अरे हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है। उसको निकालने का भी काम ये कर रहे हैं, ठीक है। जो मतलब कि समझिए कोई मोहताज हैं, कोई अच्छे क्रिकेटर हैं, कोई अच्छे स्पीकर हैं, सीक्रेट है, बिल्कुल बिल्कुल, उनका सीक्रेट स्टार, उनके अंदर क्या चल रही है वो बाहर निकालना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का धन्यवाद, उनको यहाँ बुलवा दिया कि तो आपके अंदर क्या बोल दीजिए। जब वो बोल के जब खुद घर जाकर सुनते हैं ना कि हम इतना अच्छा बोल दिए हैं, आहा क्या बात करते हैं, उनके अंदर जो प्लेजर चलता है, हाउ कैन आई एक्सप्रेस इन वर्ड्स। चलिए, बहुत आभार आपका कि आपने हमारे अरे साथ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आप जैसे एंकर यहाँ हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरे टीम को धन्यवाद, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत आभार, आपने अपने समय हमारे साथ साझा किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर।